यस गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। दिस साइड से दिव्यांशु बांझल। हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया हमने। उससे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो कंप्लीट कर ली। जिसने नहीं देखी हो फटाफट जाके इंट्रोडक्शन की वीडियो देखो, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 देखो, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी है समरी बुक से रिलेटेड या फिर आपको टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सब कुछ व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। और एक चीज़ ज़रूर करना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना और लाइक कर देना इस भी वीडियो को। ओके, और अपने दोस्तों तक प्लीज इस वीडियो को भी शेयर करना। क्यों सर, क्यों करना है शेयर? तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे दोस्तों का भी भला होगा। ठीक है सर। मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से कभी निकले ही नहीं। ठीक है, अगर तुम इस लेक्चर तक पहुंचे हो दैट मीन्स तुम सीरियस हो अपनी पढ़ाई के लिए। दैट मीन्स आप जून 24 का एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। अगर तुम दिसंबर में दोगे एग्जाम तो वो भी तुम क्लियर करने वाले हो। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुम्हें आज डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, 50-60 डेज अराउंड बचा हुआ है एग्जाम को, कि सर एग्ज़ाम दे कि नहीं दे, हमसे नहीं हो पाएगा बोथ ग्रुप, हम नहीं दे पाएंगे, कोई भी दिक्कत है आप मेरे को तुरंत कॉल करो, व्हाट्सएप करो, हम आपस में बात करके सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और अगर अब तुम्हारे दिमाग में कि सर 100% मन बना लिया कि हमको स्किप करना है, ये अटेम्प्ट स्किप करना है जून 24, तो प्लीज़ मेरे से एक बार बात कर लेना, उसके बाद जाके आप स्किप करना अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। ओके, तुम सीएमए बनने पे ध्यान दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो, हम कर देंगे, हम संभाल लेंगे। ठीक है, तुम ऑडिट की चिंता मेरे पे छोड़ देना, आराम से हम लोग ऑडिट जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। 10-15 दिन में ऑडिट हम लोग निपटा देंगे। ओके, चलो फटाफट। कल हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी, आपके लिए कल होगा लेकिन मैं आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था सर। ठीक है सर, ये चैप्टर ऑल दो खत्म होने वाला है, 2 पेजेस, 2.25 पेजेस बचा हुआ है। ठीक है सर। ओके, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से मेरे को आपको पढ़ाना था, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से पढ़ाना, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से पढ़ाना। जूम कर देता हूँ हल्की सी, अगर आपको देखने में समस्या हो रही हो, चश्मा लगाने से अच्छा है जूम कर दे रहा हूँ। ओके, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से तो याद नहीं करना इस चीज़ को, बस एक चीज़ याद रखो, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है जो तुम करने वाले हो, इसके रिगार्डिंग मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छी चीज़ इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है सर, कॉस्ट ऑडिट क्या होता है? एग्जामिनेशन करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको एग्जामिन करना है। कौन सी बुक्स को? कॉस्ट बुक्स को। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट्स को, कॉस्ट स्टेटमेंट्स को, जो रिप्रेजेंट करें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड मैं चीज़ें बताऊंगा, एमसीक्यू वगैरह आएगा, वो तो तुम्हें पूरा का पूरा टॉपिक है, वो मैं समझा दूंगा। बस ऊपर ऊपर से अकेला रीड कर लो इसको। क्या कर लो सर? इसको रीड कर लो, रीड, READ, रीड ओनली। क्या? कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या होता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, ठीक है सर, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज है। ओके सर, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है सर, उसमें सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है कि भैया रॉ मटेरियल इतने का आया और हमने मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट इतनी आई, स्टोर में रखने की कॉस्ट इतनी आई, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट इतनी आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फलाना दिखाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर करा के सारी की सारी कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं लेना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट मत लो। ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में आएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट निकालना है कि भैया एक पार्ले जी का पैकेट भाई कितने का? 3 रुपये का बन रहा है, हम 5 रुपये का मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉस्ट निकालना, इसको बोलेंगे कॉस्ट का ऑडिट करना कि हाँ भाई 3 रुपए की मैनेजमेंट ने बोला कि भैया 3 रुपए की बन रही है। अब तुम चेक करोगे कि भैया 3 रुपए का पार्ले जी बन रहा है क्या? तुमने चेक किया, हाँ जी भैया 3 रुपए का पार्ले जी हमारा बन रहा है, तो बोल दिया भैया ठीक है बन रहा है, तुमने ऑडिट की रिपोर्ट पर साइन कर दिया, गवर्नमेंट भी मान लेगी कि भैया 3 रुपए का बन रहा है। ठीक है, ओके। और तुम क्या कर सकते हो इसमें? और तुम ये कर सकते हो कि भैया 3 का बन रहा है, बनने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ एक चीज़ और तुम कर सकते हो कि भैया तुम उनको सजेशन करो कि 3 का बन रहा है, हम 2.5 का बना सकते हैं, यहाँ पे पैसा बचा सकते हैं, एम्प्लॉय की जो कॉस्ट आ रही है उसको कम कर सकते हैं, एम्प्लॉय से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं, फलाना ठिकाना यार। ठीक है, वो सब चीज़ें समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भाई, मैं लेके बैठ जाऊँगा तो ख़त्म ही ना होगा। बस ये कि अपने को जल्दी भी चीज़ें ख़त्म करना है। फिर दूसरा आएगा मैनेजमेंट का ऑडिट। एक सेकंड रुकना, हाइलाइटर से पढ़ाएंगे, हाइलाइटर से पढ़ाएंगे मैनेजमेंट का ऑडिट। सर मैनेजमेंट का ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट का ऑडिट का मतलब होता है भाई कि जो हमारा मैनेजमेंट अच्छे से काम करे। किसी को अगर फॉर एग्जांपल एक है CEO, फिर नीचे आएगा हमारा जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर के अंदर और नीचे मैनेजर है, और नीचे मैनेजर के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़, ये सारे सिस्टम अच्छे से काम करें, ये सारे लोग अच्छे से काम करें, इनके लिए पॉलिसीज़ हो, इनके लिए प्रोसीजर्स हो, उसके लिए बोलेंगे मैनेजमेंट का ऑडिट। सिर्फ MCQ के लिए है कि भैया रिव्यू करना है किस चीज़ को? ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट की प्रोसेस। इट इज़ अ टूल फॉर मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट का ऑडिट करना है, मतलब मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, पॉलिसीज प्रोसीजर्स देखना है, मैनेजमेंट के अंदर के जो बंदे वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट चलो आगे बढ़ो। ये भी सिर्फ रीड करने के लिए था, MCQ के लिए था, ये अपने को लर्न करना है सर, ये लर्न करना है। मैं बताता जाऊँगा क्या लर्न करना है, क्या रीड करना है, क्या MCQ के लिए है। ठीक है, ऑपरेशनल ऑडिट क्या होता है? सर ऑपरेशनल ऑडिट का मतलब कंपनी के अंदर जो
एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारे मैनेजमेंट अच्छे से काम करे, हमारा एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करे, हमारी रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ प्रोसीजर सब अच्छे से चले, उसको मैं कहता हूँ ऑपरेशनल ऑडिट। ठीक है, अब ये सब चीज़ें अच्छे से चले, इसको चेकिंग का नाम है ऑपरेशनल ऑडिट। इसमें 4 बातें याद करनी है सर, इसमें 4 बातें याद करनी है। एग्जामिन एग्जामिन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन, एग्जामिन एग्जामिन इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन, ये याद करना है क्या? अरे नहीं रे, एग्जामिन करना है ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, एग्जामिन करना है ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, ऑपरेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, इसको याद करना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ है कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज। भैया कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? मैनेजर है, मैनेजर के अंदर में 25 बंदे काम कर रहे हैं, तो मैनेजर उनको कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, प्रॉपर उसको टास्क दे रहा है कि नहीं दे रहा। एक एम्प्लॉय ऐसा था दिन भर उसके पास कोई टास्क ही नहीं आ रहा, दैट मीन्स हमारा मैनेजर ही बेकार है, वो दे ही नहीं पा रहा टास्क भाई। ठीक है, तो दूसरी चीज है कंट्रोल स्ट्रक्चर चेक करो, एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी के कंट्रोल स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं। कोई हमारा मैनेजर था, वो सबको काम दे रहा है, लेकिन हमारे बंदे ही काम नहीं कर रहे हैं, बंदे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रैश कर रहे हैं, बंदियों से बात कर रहे हैं, अपने बंदे अपनी बंदियों से बात कर रहे हैं, तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को चेक करना है। फिर तीसरी चीज क्या देखना है? इवैल्यूएशन करना है किस चीज का? ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब हो गया एसओपीस, स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मतलब किसी कंपनी में पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाते, भैया 8 बजे आपको ऑफिस में एंट्री करना है। ठीक है, अगर तुमने 4 घंटे से कम काम किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को हाफ डे लेना चाहता हूँ, मैंने बोला कि अगर मैं 3 घंटे काम करूंगा फिर चला जाऊंगा, मेरा हाफ डे लगा देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। कंपनी बोलती नहीं, तुम्हें 5 घंटे मिनिमम काम करना पड़ेगा जब जाके हाफ डे लगाएंगे। अगर तुम 5 घंटे से कम काम करते हो तो हम तुम्हारा हाफ डे नहीं, उस दिन हम पूरी हॉलीडे लगा देंगे। ये ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स अपने को बनाने होंगे। ठीक है, एवैल्यूएशन करना है ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ दी एंटिटी। ठीक है, कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी के बंदे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट सर, एवैल्यूएशन करो वेदर दी ओवरऑल टारगेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मीट। हमने जो टारगेटेड जो कैपेसिटी यूज की थी, फॉर एग्जाम्पल मशीन 1 लाख यूनिट आज बनाएगी, हमारे एम्प्लॉयज 1 लाख यूनिट आज मशीन से बनाएंगे, क्या हमने वो कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? ठीक है, हमको बनाना है 1 लाख यूनिट, हमारे एम्प्लॉय की क्षमता है 1 लाख यूनिट बनाने की एक दिन में। ठीक है, 10-15 एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय, हमें नहीं पता कितने एम्प्लॉय है, लेकिन वो साला 80,000 यूनिट्स बनाते हैं, 70,000 यूनिट बनाते हैं। दैट मीन्स हमारा क्या ऑपरेशनल ऑडिट जब अपन करेंगे तो अपन इसमें बता देंगे भैया तुम्हारे ऑपरेशंस ठीक नहीं है, तुम अपने एम्प्लॉय का 100% आउटपुट नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, इसको भी अपने को चेक करना है। तो 4 पॉइंट्स याद करो फटाफट। क्या करना है सर? एग्जामिनेशन करना है ऑपरेटिंग ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी, एग्जामिन करना है ऑपरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, एग्जामिन करो कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज, एग्जामिन कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज, इवैल्यूएशन करना ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। ऐसे करो, एवैल्यूएशन करो वेदर दी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड, एवैल्यूएशन करना है वेदर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। ठीक है, एवैल्यूएशन करना है वेदर ओवरऑल टारगेट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मीट, टारगेटेड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मेट और नॉट। ठीक है, ये 4 पॉइंट अपने को याद करना है। बरोबर है सर, हो जाएंगे अपने को। चलो सर, अब आगे बढ़ता हूँ। सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट क्या होता है सर? सिर्फ एमसीक्यू के लिए अपने को ध्यान रखना है सर, सोशल ऑडिट क्या होता है? देखो सर, एक होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? जो बड़ी बड़ी एंटिटीज़ होती, कंपनीज होती, जैसे जिस किसी भी कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट पिछले साल का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर, क्या ये एक लिमिट होती है कि आपका टर्नओवर इससे ऊपर क्या है, अपने क्या बोलते हैं, अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि अपने एक लिमिट होती है, नेट प्रॉफिट इतने से ऊपर, क्या 5 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर एक लिमिट है, वो मैं पढ़ के नहीं आया, नहीं तो मैं बता देता। ठीक है, और सिलेबस का भी पार्ट नहीं है। आपका टर्नओवर इतने से ऊपर होना चाहिए, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट इतना होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा, CSR करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है ना, मैं बताता हूँ आपको, ये लिखा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सोसाइटी के लिए कुछ अच्छे काम करने होंगे। अगर आपका प्रॉफिट, अगर आपका टर्नओवर, अगर आपका ऐसा कुछ पेड अप शेयर कैपिटल ऐसे कुछ करके था, 10 करोड़ 5 करोड़ ऐसे कुछ करके लिमिट थी, उससे ऊपर जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? CSR करना पड़ेगा, मतलब समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पेड़ लगवा दिए, ब्रिज बनवा दिया, हॉस्पिटल बनवा दिया, एक्सेट्रा। तो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऐसा था शायद, पिछले 3 सालों का एवरेज लेंगे अपन नेट प्रॉफिट का, और पिछले 3 सालों के दो एवरेज ऑफ नेट प्रॉफिट इंटू 2%, मतलब 2% ऑफ प्रॉफिट आपको हमारे समाज के लिए लगाना पड़ेगा। तो तुमने लगाया कि नहीं लगाया, उसके लिए बोलेंगे सोशल ऑडिट कर लो उस चीज़ का। ठीक है, तो इसमें वही चीज़ बोला गया, एग्जामिन करना है वेदर द एंटिटी मीट इट्स सोशल एंड इथेटिकल ऑब्जेक्टिव, क्या एंटिटी ने सोशल और इथेटिकल ऑब्जेक्टिव को मीट किया कि नहीं किया, एक चीज़। दूसरी चीज़ है रिव्यू द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ऑफ द बिजनेस इन एंटिटी टुवर्ड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। देखो, ये सिर्फ MCQ के लिए याद रखना है, लर्न मत करना, MCQ के लिए बस दिमाग में रखो कि भैया
क्या हमारी जो कंपनी थी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किया कि नहीं, हमारे बिजनेस ने कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस इतना सा याद रखो। फिर जाएगा हमारा प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है सर, इसको सिर्फ रीड करना है, आगे शायद है इसका एक अच्छा खासा टॉपिक है पूरा का पूरा, उसमें मैं पढ़ा दूंगा। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है सर, हाईलाइटर से पढ़ाऊंगा मैं, ये लो हाईलाइटर से पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है, देखो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट और ये परफॉर्मेंस ऑडिट, ये गवर्नमेंट के कंपनीज होती है उसके अंदर होते हैं। सर कैसे होता है, सर क्या होता है, सर बताओ ना एक बार। फॉर एग्जाम्पल प्रोप्राइटरी ऑडिट में बोला गया है कि जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे हमारा गवर्नमेंट है कि सर गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया गया, एक मतलब फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए वहाँ से सैंक्शन कर दिया गया कि भैया गरीबों में कंबल बांटने। तो अब ये प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है ऑडिटर चेक करेगा जो तुम्हारा 10 लाख रुपए ट्रांजेक्शन, तुम्हारा 10 लाख रुपए पास हुआ है, सैंक्शन हुआ है गरीबों को कंबल बांटने के लिए, वो नेता के हाथों में तो नहीं किया गया है, ठीक है, गरीबों के हाथ में गया वो पैसा, वो कंबल गरीबों को बांटा है कि नहीं बांटा गया, वो चीज़ को बोलते हैं अपन प्रोप्राइटरी ऑडिट करना। इसमें बोला गया है कि इट डज नॉट ओनली एग्जामिन द ट्रुथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऑल्सो टू एंश्योर द ट्रांजेक्शन हैव बीन कैरिड आउट प्रूडेंटली। मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन किया गया है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, जिस काम के लिए हमने सैंक्शन किया है पैसा वो काम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसके रिगार्डिंग में बहुत अच्छे से आपको आगे भी पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू के लिए रखो इसको। फिर ये वाला 7th वाला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद अपन 6th वाला पॉइंट पढ़ेंगे। ये भी अपने को एमसीक्यू के लिए रखना है सर। क्या रखना है, परफॉर्मेंस ऑडिट, ये गवर्नमेंट कंपनी के लिए होता है परफॉर्मेंस ऑडिट, इसको एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट भी बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है सर। क्या परफॉर्मेंस कम, सर परफॉर्मेंस कम, सॉरी एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, ठीक है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। सर इसके अंदर क्या है, सर इसके अंदर क्या है, देखो 3 चीज़ है। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर ही होता है कि भैया गवर्नमेंट हमारा हमारा ऑडिटर क्या करेगा, एफिशिएंसी इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, 3 चीज़ें चेक करेगा कंपनी की। इकोनॉमी मतलब कोई भी रिसोर्सेज हमने प्रोक्योर्ड किया, कोई भी रिसोर्सेज हमने खरीद के लाए हो वो कम से कम कॉस्ट पे होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी पे होना चाहिए, उसको बोलेंगे इकोनॉमी। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब इकोनॉमी पर ही चीज़ों को परचेज करना चाहिए। दूसरी चीज़ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब है हमारी जो लेबर की यूटिलाइजेशन है, उसके अंदर जो पावर है या फिर हमारी मशीन की यूटिलाइजेशन की पावर है वो फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, मैन पावर हो गया मतलब लेबर वगैरह, मशीन वगैरह हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका क्या फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे एफिशिएंसी। इसको भी अपने को चेक करना होता है। फिर तीसरी चीज़ आती है हमारी इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब है वेदर दी ओवरऑल टारगेट इज अचीव्ड और नॉट, क्या हमने जो टारगेट सोचा था 10 लाख यूनिट बनाने का, क्या हमने वह 10 लाख यूनिट बना पाए या नहीं बना पाए, ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी होगी। 1 सेकेंड का टाइम देना, शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ऑडियो थोड़ी सी हो जाती है बार बार। चलिए अब मेरे हिसाब से ऑडियो हमारी प्रॉपर रहने वाली है, हाँ जी ठीक है, अब हमारी ऑडियो तेज हो चुकी है। इसको बोलते हैं हमारा परफॉर्मेंस ऑडिट है। 3 चीज़ याद रखना है, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, इसको तो तुम लर्न कर लेना, बहुत अच्छा होगा। परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर 3 चीज़, पहली चीज़ क्या है कि इसका नाम भी याद रखो, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। इसके अंदर 3 चीज़ें ऑडिटर ऑडिट करेगा, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये 3 चीज़ों के बारे में क्या करेगा ऑडिटर, ऑडिट करेगा। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है सर, क्वेश्चन आया हुआ अगले पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है अपने को, दिसंबर 19 में 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है राजा भाई, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का शॉर्ट नोट्स लिखो। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट क्या होता है, देखो भाई कभी तुम बैंक में गए हो, जीवन में गए होगे कभी कभी, ठीक है, तुमने अकाउंट खुलवा लिया, अब तुम्हारे पास आ गया एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड आया, तुम हॉस्टल में रहते हो, कहीं भी रहते हो तुम, जिधर के भी हो, ठीक है, तुम क्या करते हो, एटीएम में गए, डायरेक्ट कार्ड फंसाया, पैसा निकाला, जैसे ही तुमने पैसा निकाला तुरंत तुम्हारे मोबाइल पे एक वो आता है नोटिफिकेशन कि इतने अमाउंट डेबिट हो चुका है, इतना पैसा तुम्हारे खाते से निकल चुका है, अकाउंट से इतना पैसा बाहर निकल गया। तुरंत कैसे पता पड़ता है, साला तुम मुंबई में बैठे हो, तुम्हारा अकाउंट फॉर एग्जाम्पल इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है, इतने 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कैसे पता पड़ेगा, कैसे, ये सिस्टम कहते हैं, तो क्या बोलते हैं सिस्टम। जब तुम कार्ड डालोगे तो तुम्हारा बैंक से कनेक्शन होगा, बैंक में चेक किया जाएगा भैया कितना पैसा है, ठीक है, तुमने मान के चलो 1 लाख रुपए निकाला अकाउंट से, ठीक है, और तुम्हारे अकाउंट में 90,000 है, तो क्या निकाल पाओगे, कोई नहीं निकाल पाएगा, वो ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि भाई एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा मेरे को, दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा जब मेरे को याद आएगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का।
ठीक है। हाँ चलो, याद आ गया, याद आया, याद आया, याद आया। देखो जैसे कि तुम जैसे कोई भी सुपर मार्केट में जाते होगे, ठीक है, किसी भी मॉल में तुम मॉल में गए होगे, ठीक है, उनके पास क्या होता है, पीओएस होते हैं, पॉइंट ऑफ सेल करके होती, मतलब एक लैपटॉप लेके बैठे होते हैं बंदे। तुम पूरे मॉल में घूमो, सामान वगैरह लो, एक टाइम पे एक जगह पे आओ, वो बारकोड से स्कैन करते, टी 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 करके आवाज़ आती है, ठीक है, आती है सर, ठीक है, तुरंत उसमें चढ़ता, उनके सिस्टम में चढ़ता, ये सामान लिया, इतने का हुआ, बिल बनाया, तुमने पेमेंट किया, तुरंत बिल जनरेट हुआ, निकल लिया वो बंदा, ठीक है। और कैश तुमने उनके रोल में रख लिया, ठीक है। ये क्या है, ये सेल हो रही है, ठीक है। अब ये क्या इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है। बैंक में कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, फिनेकल करके सॉफ्टवेयर होता है, कभी भी देखना बैंक के अंदर फिनेकल जैसे बड़े बड़े ओरेकल फिनेकल ये सॉफ्टवेयर चलते हैं, ठीक है। तो शॉपिंग मॉल वगैरह में कोई भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बना दी जाते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सारे जगह से बहुत सारे ऐसे लैपटॉप लेके बंदे खड़े होते हैं, बार कोड होता है, टी 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 करके बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बिल बनाते, पेमेंट करते, सब कुछ होता है। अब ऐसा जो सिस्टम है, अब इस सिस्टम के अंदर कोई मालवेयर आ गया, कोई वायरस वगैरह आ गया, ठीक है, और जितने बिल बने थे, जितना भी रिकॉर्ड था, सबको डिलीट कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और हम मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ भी फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल परचेस, मॉल से मैं मोबाइल परचेस कर रहा हूँ, ठीक है, भाड़ में जाने दो, हम मॉल से ही मोबाइल परचेस कर रहे हैं, ऐसी की देसी, ठीक है, मोबाइल परचेस किया, 20,000 का मोबाइल है, उसे टी 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 करके बारकोड लगाया, ठीक है, अब उसमें 10,000 लिखा आ रहा है, ठीक है। अब मैं बंदा है, मतलब जो एम्प्लॉय है, उसको थोड़ी पता है कितने का फ़ोन है, वो तो डायरेक्ट बारकोड लगाएगा, उसमें चेक करेगा, 10,000 लिखा आ रहा है, ठीक है, वो बिल बना के दे के चला जाएगा, ठर ये भी गड़बड़ी हो सकती है। तो इन गड़बड़ियों से बचने के लिए क्या बोला गया, क्या बोला गया, इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट लेके आए कि भाई कोई भी गड़बड़ी, ऑडिटर प्लीज सिस्टम को चेक करो कि सिस्टम में 1+1 डाल रहे हैं, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बैंक से अगर पेमेंट कट रहा है एटीएम से, तो बैंक का तुम्हारा अकाउंट से डेबिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चेक करो। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, सिंपल। तीसरी चीज़ है, बैंक के सॉफ्टवेयर में कोई घुस गया, मतलब कोई भी भैया हैकर वगैरह घुस गया, कोई भी डाटा निकाल सकता है, अकाउंट से पैसा निकाल सकता है, इन सब चीज़ों की सिक्योरिटी के लिए भैया ये सब चीज़ें चेक कर लेना, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। तो इसमें याद रखना है 3 चीज़ें, एडेयर करना, एडेयर टू नॉर्म्स विच एंश्योर सेफ गार्डिंग ऑफ डाटा, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एडेयर्स टू नॉर्म्स, नॉर्म्स का मतलब होगा क्या चीज़, भैया किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, अनऑथराइज यूज़र नहीं होना चाहिए। तो भैया हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, किस चीज़ के रिगार्डिंग, फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ डाटा, हमारा डाटा सेफ है कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है एडेयर टू नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डाटा, किसी का पर्सनल डाटा कहीं भी शेयर नहीं होना चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह तुम्हारा डाटा क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है। व्हाट्सएप वाला भी बंदा तुम्हारा डाटा को शेयर कर देता है, ठीक है सर। और एक अभी न्यूज़ भी आई हुई थी, किसी ने क्या किया हुआ था, अपने दोस्त को प्लेन में बैठा हुआ था, फिर प्लेन में जा रहा था, उसने क्या टाइप करके अपने दोस्त को बोला कि मेरा प्लेन हाईजैक हो गया, एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने। तो ठीक है, उसके पीछे क्या हुआ, मेरा प्लेन हाईजैक हो गया, ये न्यूज़ को क्या किया, कुछ भी क्या किया, कुछ नहीं पता किसी को, मजाक कर रहा था अपने दोस्त के साथ, लिख दिया, ठीक है। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, वो डिटेल शायद पुलिस में थी, पुलिस वालों ने क्या किया, एयरफोर्स वालों को थी, एयरफोर्स वालों ने क्या किया, उठा के क्या पीछे 2 राफेल लगा दिए, 2 एयरप्लेन्स और लगा दिए, ठीक है। बंदा उतरा, फिर उसको पकड़ लिया गया, बताओ भाई कहाँ हुआ हाईजैक, तो उसने बोला कि भाई मैं तो मजाक कर रहा था। तो ये डाटा क्या, ये न्यूज़ में पढ़ा था मैंने, ठीक है, अब सही है ये गलत है मुझे नहीं पता। तो इस केस में क्या हुआ भाई, व्हाट्सएप भी डाटा को शेयर करता है, ठीक है। तो तुम अगर इस भूल में हो कि व्हाट्सएप डाटा कभी शेयर नहीं करता, सब कुछ सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं, व्हाट्सएप भी चीज़ों को बेचता है, ठीक है। अभी का केस मैं बताता हूँ, मैं किसी क्लास के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग उठा के व्हाट्सएप पे अपने दोस्त को भेज दी, क्योंकि उसमें बहुत सारी क्लासेस के नाम थे, उसको चाहिए था, ठीक है। मैंने उठा के व्हाट्सएप पे डाली, और उस क्लास का नाम अब मेरे को आज भी इंस्टाग्राम पे क्या दिखता है, ऐड दिखते हैं। इसका मतलब क्या, व्हाट्सएप भी डाटा बेच रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया, भैया हमारे पर्सनल डाटा की प्राइवेसी रहे, बैंक क्या हमारा डाटा बेचता होगा, ऑलमोस्ट नहीं बेचता होगा, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी होती, पर्सनल चीज़ें होती है, ठीक है। तो एडेयर रहना अपने नॉर्म्स को फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डाटा, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, कंट्रोल द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर का एब्यूज और इनकरेक्ट डाटा, 1+1 डाल रहा हूँ 2 आना चाहिए, 1+1 करने पर 3 आ रहा है सिस्टम में, मतलब सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, ये सब चीज़ें ऑडिटर प्लीज चेक करो, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना है, ठीक है। थोड़ा सा डेप्थ में चला गया मैं, ठीक है, चलो वापस आता हूँ। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में अपने को 3 पॉइंट्स याद रखना है भैया, एडेयर टू नॉर्म्स, एडेयर मतलब चिपके रहो, बोले फॉलो करो मींस, ठीक है। एडेयर टू नॉर्म्स विच एंश्योर्स सेफगार्ड ऑफ डाटा, एडेयर टू नॉर्म्स विच एंश्योर्स सेफगार्ड ऑफ डाटा, सेफगार्ड ऑफ डाटा, एडेयर टू नॉर्म्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेसी ऑफ पर्सनल डाटा। फिर कंट्रोल करना है किस चीज़ को, इनकरेक्ट डाटा को, कंट्रोल द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट डाटा, इतना याद रखो चलेगा, कंट्रोल द पॉसिबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट डाटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आता है एनवायरमेंटल ऑडिट। एनवायरमेंटल ऑडिट एमसीक्यू पर्पस के लिए, सर एनवायरमेंट का ऑडिट क्या होता है सर, सर इन्वायरमेंट का ऑडिट क्या होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट का मतलब होता है, हेलो हेलो, वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, हेलो हेलो, हाँ अब परफेक्ट है, ठीक है।
इन्वायरमेंट का ऑडिट क्या होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, इन्वायरमेंट का ऑडिट क्या होता है कि भाई जो जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी भाई एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन ये कम करे, ठीक है। क्या होता है, कोई भी अगर आप फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो हमेशा क्या होता है, इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपनी को क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। हमारी गवर्नमेंट को क्या इन्वायरमेंटल ऑडिट जो रिपोर्ट होती है क्या हर साल क्या करना पड़ता है, जमा करना होता है, मतलब देना होता है। क्यों देना होता है, उसमें लिखा होता है कि इन्होंने वाटर पोल्यूशन ज़्यादा तो नहीं किया, एक लिमिट दी जाती है कि इस लिमिट से ऊपर आप एयर पोल्यूशन नहीं कर सकते। आप जो आपकी जो चिमनीज होती हैं फैक्ट्री के अंदर, क्या होता है चिमनी होती है, उसका धुआं जो है इस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें होती हैं शहर के बाहर लगाई जाती है फैक्ट्री वगैरह। लैंड पोल्यूशन इस लेवल से ऊपर नहीं होना चाहिए, वाटर पोल्यूशन इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट ऑडिटर करेगा, ठीक है। रिपोर्ट किसको, गवर्नमेंट को देना होता है। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखना है। क्या रखना है, एनवायरमेंट एग्जामिनेशन ऑफ हाउ वेल एंटिटी इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट, एग्जामिनेशन करना हाउ द एंटिटीज इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट्स, लाइक मॉनिटरिंग एमिशन ऑफ एयर, मॉनिटर करना है कि कितनी एयर तुम बाहर निकल रहे हो, एयर वाटर और लैंड पे कितना इमिशन कर रहे हो, ठीक है, कितनी गंदगी तुम कर रहे हो, ठीक है। एनालाइज करना है लीगल कॉन्स्टेंट इम्पोज ऑन दी एंटिटी, एंटिटी के ऊपर कुछ लीगल कॉन्स्टेंट इम्पोज किया गया है कि नहीं। भैया लीगल कॉन्स्टेंट का मतलब है भैया इससे ऊपर, इस लेवल से ऊपर आप वाटर को पॉल्यूट नहीं कर सकते, या फिर कुछ भी पेनल्टी वगैरह लगाई तो वो चीज़ों को चेक करना है। एमसीक्यू के लिए इस चीज़ को रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो चुकी, मैंने 9 चीज़ें पढ़ाई हुई, 9 में से 1-2 चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड कुछ भी रीड कर लेना, आगे है। मैनेजमेंट ऑडिट सिर्फ रीड करना कि भैया मैनेजमेंट की चीज़ों को चेक करना है, सिंपल था। फिर तीसरा पॉइंट ऑपरेशनल ऑडिट तुम्हें याद करना था, 4 पॉइंट मैंने करा दिए। सोशल ऑडिट तुम्हारा एमसीक्यू के लिए था कि भैया सोशल चीज़ों को देखना है, ठीक है। प्रोप्राइटरी ऑडिट में, प्रोप्राइटरी ऑडिट शायद है तुमको, प्रोप्राइटरी ऑडिट गवर्नमेंट कंपनीज के केस में होता है कि भैया जो ट्रांजैक्शन है कंबल बटे, मतलब जो पेमेंट सेंशन हुआ है वो एग्जैक्ट उसके लिए होना चाहिए, मतलब जो ट्रांजैक्शन किया गया गरीबों के लिए कंबल बटने के लिए ट्रांजैक्शन हुआ तो वो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं तुम नेताओं की जेब में पैसा जा रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट ये छोड़ दिया था मैंने, सॉरी, ये आ जाओ। फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब हो गया इन्वेस्टिगेशन टाइप करना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में फ्रॉड वगैरह हो गया, हाँ सर हो गया फ्रॉड वगैरह, अब उस चीज़ को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसको बोलेंगे फॉरेंसिक ऑडिट करना। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन है बिल्कुल बारीक बारीक एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे। इट इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद द ऑडिट, ऑडिट का मतलब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि भाई फ्रॉड हुआ है तो किस तरीके से फ्रॉड हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किस डेट को हुआ, हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करेंगे, कितने अमाउंट को हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको बोलेंगे फॉरेंसिक ऑडिट, बिल्कुल डेप्थ में जाके चेकिंग करेंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेदर फ्रॉड हैज बीन टेकन प्लेस, 2 पॉइंट याद रखना कि इन्वॉल्व करना इन्वेस्टिगेशन अलॉन्ग विद द फ्रॉड, फ्रॉड मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे ऑडिट के साथ, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन होगी हमारे ऑडिट के साथ, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, दूसरी चीज़ है फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ वो चीज़ चेक करेंगे, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट में अपने को 3 चीज़ याद रखनी, इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी मतलब कम से कम कॉस्ट में हमारे को रिसोर्स लेके आ रही है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अच्छे से उपयोग होना चाहिए, और टारगेट बोले तो इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब टारगेट जो हमने बनाया था वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में 3 पॉइंट्स लर्न करने थे। फिर हमारा इन्वायरमेंटल ऑडिट है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए आप रख सकते हैं, ठीक है सर, सिंपल है। हो गया सर यहाँ तक हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। ये 4 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है सर, स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब होता है किसी लॉ ने बोला है कि अपने को ऑडिट कराना, सर किसी लॉ ने बोला है अपने को ऑडिट कराना है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करता हूँ कंपनीज एक्ट की, कंपनीज एक्ट की बात करता हूँ। कंपनीज एक्ट बोलता है कि भैया अपने को हर एक कंपनी का ऑडिट करना। एक होता है इंटरनल ऑडिट करना, यहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिट का मतलब है मैं अपनी इच्छा से, फॉर एग्जांपल मैं हूँ मुकेश अंबानी हूँ या फिर मैं रतन टाटा हूँ, मैं अपनी कंपनी का ऑडिट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं अपनी कंपनी का क्या कराना चाह रहा हूँ, ऑडिट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्यों कराना चाह रहा हूँ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट कराना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मैनेजमेंट काम करता है कि नहीं, सिगरेट पी रहा है, टाइम पास कर रहा है, मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उससे मैं जितना मैं पैसा दे रहा हूँ उतना मेरा उनसे यूज़ निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, इसको मैं इंटरनल ऑडिट का बोलूँगा। ऑपरेशंस ठीक से हो रहा है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ऑडिट और इंटरनल ऑडिट, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो बेसिस लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, बट यहाँ पे सेंटेंस जरूर बना देना कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में बोला गया अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। जीएम का मतलब है जनरल मीटिंग, व्हाट इज जनरल मीटिंग बता दूंगा, चिंता मत करो, जनरल मीटिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। ओके, ठीक है, अभी बताता हूँ जनरल मीटिंग का क्या मतलब होता है थोड़ी देर में, ठीक है। शेयर होल्डर करेंगे जनरल मीटिंग,
यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, या फिर जो अपॉइंट करेगा वो अथॉरिटी करेगी, ठीक है। फिर स्कोप कंपनीज एक्ट के अंदर डिफाइंड किया गया है, इसमें मैनेजमेंट की पॉलिसीज, मैनेजमेंट बोलेगा इस टाइप से काम करना है तो इस तरीके से अपने को काम कर रहा रहेगा। फिर तीसरी चीज़ है, और इसमें देखो देखो स्कोप के अंदर हमारा इंटरनल ऑडिट के दो स्कोप है, एडेड टू मैनेजमेंट की पॉलिसी, मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है वो मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है अपने को। फिर दूसरी चीज़ आइडेंटिफाई करना है वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल, हमारा जो इंटरनल कंट्रोल हमने लगाया हुआ है, कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ों में क्या बोला गया, वीकनेसेस को चेक करना है, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर को कौन रिमूव करेगा, यहाँ पे शेयर होल्डर करेगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। रिम्यूनरेशन गिवन बाय या फिर प्रोवाइडेड बाय, डिसाइडेड बाय, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बाय शेयर होल्डर, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। ऑडिट की रिपोर्ट है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसने अपॉइंट किया, किसने किया होगा अपॉइंट, शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ, शेयर होल्डर भी अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी कर सकता है, सिंपल है, जिसने भी अपॉइंट किया, CNDG भी अपॉइंट कर सकता है। ये सब चीज़ें मैं आपको आगे इसी लेक्चर में पढ़ाने वाला, ठीक है सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, ठीक है सर। ये चीज़ हो गई, बहुत सिंपल पॉइंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चैप्टर मेरा खत्म होने वाला है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट का मतलब क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। ऑडिट की तो तुम सबसे पहले जो मीनिंग मैंने जो फर्स्ट लेक्चर में पहली जो मीनिंग याद कराई थी वो लिख देना, ऑडिट का मतलब ये देखो, ये दे रखी, क्या होता है ऑडिट मतलब, ऑडिट मीन्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, कहाँ गया, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ financial information whether profit oriented or not irrespective of its legal size and form, ठीक है। when such examination conducted with a view to express an opinion, ये वाली लाइन आप लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो ठीक है, आ जाओ, वापस लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देना, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कब करते हो, देखो भाई फ्रॉड वगैरह हो गया है, अब उसको चेक करना है, उसको करेंगे इन्वेस्टिगेशन। CID देखते हो, दया पता लगा, जब मर्डर वगैरह हो जाता है उसके बाद ही, या फिर किसी का किडनैप हो जाता है, या फिर किसी का रेप हो जाता है, कुछ भी चीज़ होती है उसके बाद, कोई इवेंट होने के बाद हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज़ को, हो गई है जो इवेंट हो गया उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं कि हुआ कैसे, उसको कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। ऑडिट में हम चेक करते हैं भाई तुमने जो काम किया सही किया है कि नहीं किया गया, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन करना कब, एग्जामिनेशन करना है किस चीज़ को, अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को विद अ व्यू टू एसर्टेन एनी फैक्ट, कोई भी फैक्ट को पता करना है कि भैया मर्डर कैसे हुआ नॉर्मल सेंस में, तो कोई फैक्ट निकालने के लिए हम क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जैसे कोई फ्रॉड हो गया है, एरर हो गई, उस एरर को निकालने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। और एरर क्या है, सॉरी एरर की बात कर दी मैंने। स्कोप क्या, इसका वाइड स्कोप है, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ईयर स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर ईयर एंड तक सब कुछ चेक करता है। यहाँ पे लिमिटेड है भैया, एक एम्प्लॉय ने कुछ फ्रॉड किया हुआ था तो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखेंगे, ना कि कंपनी से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एंश्योर ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस, अपने को हमारी बैलेंस शीट, P&L, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है, ट्रुथ, सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, फेयर है कि नहीं है, वो सब चीज़ें चेक करने के लिए मैं ऑडिट करता हूँ। और यहाँ पे स्पेशल पर्पस होता है, फ्रॉड वगैरह हो गया, एरर हो गया, कुछ भी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करूँ। लास्ट वन है ये रूटीन एक्सरसाइज है, हम ऑडिट हमारा रूटीन एक्सरसाइज, हर साल होना है ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, अभी पढ़ रहे हैं, चिंता मत करो, शांति रखो, भागो मत। यहाँ पे बोला ऑडिट क्या होता है, रूटीन एक्सरसाइज है, हर साल होना है। यहाँ पे क्या, पीरियड में भी लॉन्गर देन 1 ईयर और मे नॉट बी लॉन्गर देन 1 ईयर, मतलब एक साल से ज़्यादा का भी पीरियड हो सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, छोटी मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके लिए नोट्स हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, अपने लिए लव लेटर लिख सकते हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, वो पढ़ रही होगी। चलो आओ, चैप्टर नंबर 1 मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है सर। कोई भी दिक्कत, कोई समस्या, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे को फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपके पास है मेरा, फिर भी मैं दे देता हूँ बीच बीच में, 79993176 1, कोई दिक्कत, कोई समस्या बता देना, ठीक है सर। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, अब चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है सर। चैप्टर नंबर 2 और मैं पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद मैं जंप करूँगा चैप्टर नंबर 7 पे, ठीक है। क्यों करूँगा, क्या करूँगा, बता रहा हूँ भाई, टेंशन मत लेना भाई, काय को दिक्कत कर ले रहा है भाई। चैप्टर नंबर जो 1 था 4 एक मार्क के अप्रोक्स रखता था, ठीक है, वेटेज एग्जाम में। सर ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिट, सर ये क्या है, कुछ भी नहीं, इस नाम वाम से क्या मतलब है। लर्न, मैंने लिखा हुआ है लर्न करना, नेम ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SA, कभी तुमने देखा ऐसे ऐसे लिखा था, SAS, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इसका मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लिखा हुआ है। सर ये चीज़ होता क्या है, मैं बताता हूँ। एक इंस्टीट्यूट है, कौन सी इंस्टीट्यूट है भाई, यहाँ पे लेके आता हूँ, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसका मैं मेंबर हूँ, मैं CA हूँ, तो मेरी जो इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर एक AASB बोर्ड होता है। AASB बोर्ड का क्या मतलब होता है, ऑडिटिंग,
ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलता हूँ, AASB। AASB एक बोर्ड होता है। इस बोर्ड में क्या बोला गया है, जब अपन ऑडिट करने जाएंगे, ये साहब जब आप ऑडिट करने जाएंगे तो ये रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना। तो क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस? रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है वो रूल्स एंड रेगुलेशन? तो वो ये है एस, ठीक है, क्या है, एसेज है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, एसेज है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, भैया AASB बोर्ड ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बनाया हुआ है कि ऑडिटर जब भी तुम ऑडिट करने जाओ, किस तरीके से ऑडिट होगा, कैसे होगा, कब होगा, किस तरीके से आप रिपोर्ट दोगे, कितने दिन में खत्म होगा, कितने दिन में अपने को वर्किंग पेपर वगैरह रखने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ज्ञान इसके अंदर दिया हुआ है। उसका छोटा सा पोर्शन अपने सिलेबस में। अब सर ये ऐसे 200 लिखा हुआ है, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फुल फॉर्म में लिख देना है एग्जाम में अगर आया तो, ठीक है। ऐसे 200, 210, 230, 315 ऐसे बोलते हैं। फिर 500, फिर 530 और ये 705, ठीक है। ये आपके सिलेबस में है, एक आध और होगा तो उसको मैं ऐड कर दूंगा। ये आपके सिलेबस में है। इनके सिर्फ अभी आपको नाम याद करना है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी मैं याद कराऊंगा, चिंता बिल्कुल मत, ठीक है। तो ऐसे 200, क्या इसका नाम याद करना है, इसका नाम फटाफट से याद रखो सर। रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ये सिर्फ नाम है, इतने बड़े बड़े नाम याद रखो, आपको आगे चीज़ें मैं याद करा दूंगा, चिंता मत करो, सब याद कराऊंगा, ठीक है। ऐसे 200 क्या बोलता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, याद करो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एंड कंडक्ट एन ऑडिट, आपको कंडक्ट करना ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, याद करो, याद करो, 3 पार्ट में याद करना, 3 पार्ट में, हाँ, एक बार में याद होगा नहीं होगा। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज, मैं अगर टेस्ट कंडक्ट कर रहा हूँ ना, प्लीज टेस्ट सब देना। क्या देना सर? सब लोग टेस्ट देना। क्यों देना सर? आपके लिखने का प्रैक्टिस पता पड़ेगा कि तुम किस तरीके से लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, कैसे नहीं लिख रहे हो, ठीक है। पूरी चीज़ें मेरे पास आएंगी और फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से एग्जाम में लिखना है, क्योंकि ये ऑडिट है। ऑडिट में उसको एज इट इज कीवर्ड्स चाहिए तो चाहिए, अगर तुम कुछ भी गड़बड़ घोटाला करते हो तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। इस बैच को लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, इन लेक्चर्स को देखने का कोई मैटर नहीं रहेगा। अगर तुम टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे हो, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, क्या मतलब, फालतू मैं मेहनत कर रहा हूँ, फालतू तुम मेहनत कर रहे हो, लेक्चर्स को देख के कोई मैटर नहीं निकलेगा। टेस्ट वगैरह दो, अच्छे से पढ़ाई करो, एक अटेम्प्ट में क्लियर करो। अगर तुम्हारे अटेम्प्ट भी लग चुके हैं तो इस अटेम्प्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं तुम्हारा ऑडिट, इतना कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूँ। अच्छे से अच्छे नंबर तुम ऑडिट के अंदर लेके आओगे, ठीक है। और मैं इंडिविजुअली हर स्टूडेंट पर फोकस करने वाला हूँ। देखो, ले दे के बहुत कम टाइम बचा है, 50-60 डेज बचा हुआ है। फोड़ दो, कर दो, जितनी मेहनत करनी है कर डालो, बाद में रिग्रेट नहीं करेंगे कि भाई हम रह गए, नहीं कर। तो सबसे पहली चीज याद रखो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, याद करो, आंख बंद करो और बोलो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। फिर दूसरी लाइन, एंड 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 कंडक्ट एन ऑडिट, कंडक्ट एन ऑडिट, ऑडिट को कंडक्ट करना है, ऑडिट को कंडक्ट करना है, ऑडिट को कंडक्ट करना है, कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बस इतना याद रखो। ये था ऐसे 200। सर ये ऐसे 200 है, ऐसे तो करके मतलब ऐसे 1 2 3 इस तरीके से भी होगा सर, देखो दिखाता हूँ कि ऐसे, अरे कहाँ गया, आजा आजा, हाँ, कि आप बोल रहे हो सर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे भी होगा, नहीं रे बाबा, यहाँ पे ये नहीं है। अपना स्टार्ट हुआ ऐसे 200 से ही स्टार्ट हुआ, 200 है, 210 है, 230 है, ठीक है, 240 है, 250 है, 260 है, ठीक है, इस तरीके से 200, फिर 99 है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस में है। अब ये क्या है, क्यों है, ठीक है, अब ये मुझे भी नहीं पता, बट ये नाम है इनके, सिंपल सा मैटर, ये नाम है। अब तुम बोलो दिव्यांशु नाम क्यों है तो भाई है, बात खत्म है, ठीक है। तो ऐसे 200 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें से सिर्फ 5 6 7 तुम्हारे काम के हैं, तुम्हारे सिलेबस में बहुत सारे होते हैं, 30 34 ऐसे कुछ करके, ठीक है, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ इतने ही हैं, ठीक है। ऐसे 200 याद हो गया, इसका नाम याद किया, इसके अंदर कंटेंट थोड़ा बहुत चीज़ें याद कराऊंगा, वो कर लेना, ठीक है। फिर ऐसे 210 है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 210 है, इसमें क्या बोला गया है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट की टीम, एंगेजमेंट का मतलब शादी नहीं होता, बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ऐसे 230, तुम सिर्फ नाम याद रखो, बाकी सारी चीज़ें मैं याद करा दूंगा। फिर बोला गया ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230 में बोला गया ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन। फिर ऑडिट
ऐसे 315, ऐसे 315, ऐसे 315 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई और असेस करना है, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ROMM भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी यहीं पे लिख लेना, या फिर नीचे लिखो, नोट्स बने हुए ना कि ROMM मीन्स, ठीक है, ऐसे लिख देना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। आइडेंटिफाई करना मतलब ढूंढना है, असेस करना है उसके बाद चेकिंग करनी है। ठीक है, ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करना है और आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। कैसे करेंगे अपन ROMM? अंडरस्टैंड करेंगे एंटिटी को और उसके एनवायरनमेंट को समझ के। आई होप आपको याद हो गया। फिर स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग 500, ऑडिट एविडेंसेस, इतना सा नाम, हाँ जी सर इतना सा नाम। और फिर 530, ऑडिट सैम्पलिंग, इतना सा नाम, हाँ जी सर इतना सा नाम, ऑडिट एविडेंसेस, ऑडिट सैम्पलिंग। फिर ऐसे 705, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन, मॉडिफिकेशन 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 टू द ओपिनियन। मॉडिफिकेशन करना है ओपिनियन में, किस चीज के ओपिनियन में? इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट में अपने को मॉडिफिकेशन करना है, बात खत्म। ठीक है, चैप्टर 2 भी मेरा कंप्लीट हो गया। सर चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, हाँ जी मेरे दोस्त चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है सर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का आपका टेस्ट है। जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, जब भी कुछ भी केस हो एक्सेट्रा, अगर आपने टेस्ट सीरीज ली हुई है, मेरे को आप व्हाट्सएप करना, आपका मैं आपको टेस्ट भेज दूंगा, एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारा टेस्ट चेक हो जाएगा, वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो सर, मेरा चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ, मैं तुमको पहले ABC एनालिसिस दिखा देता हूँ, हमने जो पढ़ा हुआ था। ठीक है सर, ABC एनालिसिस ये मॉड्यूल का दे रखा था। ठीक है, लेकिन मैं अपन समरी बुक पढ़ रहे हैं तो समरी को देखो। मैंने सर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया आपका, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया। ये B कैटेगरी चल रही थी। ठीक है सर, आपको दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। अब मैं आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 पर। सर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा, 8 पढ़ाऊंगा, 9 पढ़ाऊंगा, फिर 12, 13 और 11 पढ़ाऊंगा, फिर 14 पढ़ाऊंगा। इस तरीके से मेरे चैप्टर्स जाने वाले हैं, क्योंकि A कैटेगरी निपटाऊंगा, फिर B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी। सर 1 और 2 चैप्टर पहले क्यों कराए? सर बेस समझाना था मेरे मालिक, होता क्या है ऑडिट वो तो समझ ले मेरे भाई। तू पहली बार अगर पढ़ रहा है तो ये भी समझना बहुत जरूरत है। 4 से 5 नंबर तक आने के चांसेस थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7 में आपको पढ़ा रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ 7 से 10 नंबर तक का इसके अंदर आ सकता है, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो फटाफट आ जाओ तुम चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 पर प्लीज फोकस्ड हो जाना। अगर अभी तक तुमने हवा हवा में पढ़ा तो ठीक है भाई, फिर से देख लेना वीडियो को पीछे करके। लेकिन अब जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सारी चीजें स्टार्ट होंगी। और हाँ, चैप्टर नंबर 1 और 2 एज इट इज लिखना था, कीवर्ड एज इट इज, तुम पूरी की पूरी समरी बुक याद रखो और एज इट इज छापना है अपने को। ठीक है, कुछ भी चीज़ों में छेड़खानी मत करना। ठीक है, अब जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ 10 मार्क्स के अराउंड आने के चांसेस हैं, MCQ भी आएंगे 1-2 नंबर के। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। और इसको सर हम थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे कर लेना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ अपने को लिखना है। इसमें डेज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जूम कर देता हूँ, जैसे इसमें 30 डेज है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 30 डेज है तो डेज लिखना है, ऐसे मत करना 30 का 20 डेज लिख दिया, 25 डेज लिख दिया, 29 डेज, पूरा काट के गलत कर देगा वो। 90 डेज है तो 90 डेज लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इस डेज जो लिखे हुए हैं एज इट इज लिखना है अपने को। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा कौन सा चैप्टर किस तरीके से लिखना है। पहले आप डाटा फीड करो, बीच बीच में ज्ञान देने आता रहूंगा मैं। चलिए चलिए चलिए, ठीक है सर, ठीक है सर। सर चैप्टर नंबर 7 है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ ज्ञान फिर से देता हूँ, कल भी दिया हुआ था। ठीक है सर, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ कंपनीज एक्ट की। कंपनीज एक्ट 2013। सर कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में हम बात करेंगे। इसने बोला है मेरी जितनी भी कंपनीज हैं, COMPANIES, जितनी भी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं उनका हमको ऑडिट कराना है। कंपनीज एक्ट ने बोल दिया हम इनका ऑडिट कराएंगे। क्यों कराएंगे? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही है कि नहीं, फ्रॉड तो नहीं कर रही है कंपनी। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी, कोई सी भी कंपनी हो, इसका हम ऑडिट कराएंगे कि कंपनी सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर हुई है उनका ऑडिट होगा। सर कैसे होगा? रूल्स, रेगुलेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ है कंपनी सेक्टर में बता दी। सर सेक्शन 139 से लेकर टू 148 तक, सेक्शन 139 से 148 तक, ये सारे सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस के अंदर बता दिया गया कि ऑडिट
कैसे ऑडिटर को हम अपॉइंट करेंगे, कितना रेम्यूनरेशन देंगे, उसकी पावर्स क्या होंगी, उसकी राइट्स क्या होंगी, उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, कैसे हम ऑडिटर को रिमूव कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे ऑडिटर साइन करेगा, ऑडिट की रिपोर्ट किस तरीके से आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ज्ञानबाजी पूरी की पूरी इन सेक्शंस के अंदर दे दी गई है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 ये चीज़ बोलता है। ठीक है, सिंपल है सर, सिंपल है सर। तो सेक्शन 139 से 148 तक, सेक्शन 139 से 148 तक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ। ठीक है सर, कोई दिक्कत। अब ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ में मैं बात करता हूँ, कंपनीज जो हो सकती है सर प्राइवेट भी होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है, लॉ में तुम पढ़ोगे। फिर होती है हमारी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है सर, प्राइवेट कंपनी का सिंपल सा फंडा होता है जिसका प्राइवेटली होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपनी कोई कंपनी खोल लिया तो मैं अपना पैसा लगाऊंगा, ये तो हो गई प्राइवेट कंपनी। सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी का मतलब होता है जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। सर पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझाओ ना सर। पब्लिक कंपनी मतलब BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोल सकता हूँ, या फिर अपन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ तुम्हें समझने के लिए, ये चीज़ तुम्हें बहुत सारे मतलब बहुत कम लोग समझाएंगे। ठीक है, लॉ का पार्ट है पूरा। ठीक है, फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ कि तुम्हारा बेस अच्छा बनेगा, आगे भी तुम्हें बहुत काम आने वाला है। पब्लिक कंपनी है, क्योंकि मेरे को तुम्हारी एज में किसी ने नहीं समझाया था भाई ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं भी कंफ्यूज रहता था। ठीक है, ये होती पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE, सॉरी NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी को लिस्ट कराओ। ठीक है, फिर आप IPO लेके आओ। IPO मतलब आप क्या हो गया, क्या लेके आओ, एक कंपनी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया। ठीक है सर, IPO लेके आए हो आप। IPO का मतलब हो गया ये इंडिविजुअल छोटी छोटी सी पब्लिक है, आम जनता है, आम जनता, आम जनता, आम जनता इसमें पैसा डालेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ रुपए दिए, बदले में कंपनी क्या देगी, शेयर देगी। शेयर का मतलब हो गया कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा अगर फिजिकल फॉर्मेट में बोले तो कागज का टुकड़ा, या फिर डीमैट अकाउंट। आजकल ऑनलाइन सब कुछ होता है, आप स्टॉक हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, या आपके शेर खान हो गया, एक्सेट्रा, ग्रो हो गया, ग्रो ऐप आपके पास होगी। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है सर, ये एप्लीकेशन हैं सर। इन ऐप्स में क्या होता है, एक सेकंड रुकना, क्या हुआ है, हाँ चलो, ये ऐप होती हैं। क्या होती है सर, ये ऐप होती हैं। इसमें क्या होता है सर, आप इन ऐप्स के थ्रू, ये तो ब्रोकर्स होते हैं, इन ऐप के थ्रू आपने क्या पेमेंट करोगे, किसको करोगे, आप कंपनी को करोगे। कंपनी बदले में आपको क्या देगी, शेयर्स दे देगी। सर शेयर का मतलब क्या, नंबर, मतलब ये सिर्फ एक नंबर है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक शेयर खरीदा और 10 रुपये दिया, तो मैं 10 रुपये इसको ट्रांसफर कर दूंगा बैंक से, और कंपनी मुझे एक शेयर दे देगी, एक शेयर। तो मेरे अकाउंट में एक शेयर लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या कहीं भी इसको बेच सकता हूँ, एक शेयर को। सिंपल सा मैटर है। ठीक है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर एक पब्लिक कंपनी है। सर पब्लिक कंपनी को भी बोला गया भैया तुमको क्या कराना, ऑडिट कराना। सर ऑडिट क्यों कराना, देखो हम क्या होता है, जैसे जनरल पब्लिक में हूँ, मैंने अगर किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, मैं पैसा कैसे लगाऊंगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूंगा, इसकी ग्रोथ देखूंगा, इसका प्रॉफिट देखूंगा, कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, उस हिसाब से मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा। अगर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तुम फ्रॉड कर रहे हो, कंपनी क्या है, प्रॉफिट 1 लाख का होता तो 2 लाख दिखाती, ये सब चीज़ें कर सकती है कंपनी। सिंपल नॉर्मल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके कि इस बीच में क्या लेके आए अपन, ऑडिटर लेके आए। ऑडिटर जनरली इसका ऑडिटर कौन, ऑडिटर जनरली इसका ऑडिट कौन करेगा, CA करेगा। CA को बोला गया बेटा तू ऑडिट कर, चेक कर कंपनी में फ्रॉड वगैरह कुछ है तो बता, नहीं है तो बता। ठीक है, ये सब चीज़ों को हम उसके बाद ही, मतलब ऑडिट हो जाएगा उसके बाद ही, ऑडिटेड ही बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर मैं विश्वास करूंगा। ठीक है, इसलिए बोला गया बेटा पब्लिक कंपनी में तुम्हें ऑडिट कराना है। ठीक है, अब जितनी भी कंपनीज है, किसी भी नाम की अगर कंपनी है, अगर वह कंपनी है तो उसका ऑडिट तो होना है। मैं सिर्फ एक पब्लिक कंपनी का एक ओवरव्यू दे रहा था आपको कि इस तरीके से पब्लिक कंपनी होती है, उसका भी ऑडिट होता है, सभी का ऑडिट होता है। वैसे तो सभी कंपनीज का ऑडिट होता है। प्राइवेट कंपनी है उसका भी ऑडिट होगा, LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो उसका भी ऑडिट होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें कंप्लीटेड है। सर अब आ जाओ वापस आ गए अपन। ठीक है सर, होप आपको दिख रहा है। सर अब स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात करें, ये कंपनी सब 2013 के सेक्शंस लेके हुए, ये सेक्शन लिखा हुआ है सर, सेक्शन याद करना है। हाँ जी बिल्कुल, सेक्शन याद करना, मैं अच्छे से आपको याद कर दूँ, याद कराऊंगा ये सेक्शंस। ठीक है, सेक्शन 139 कंपनी एक्ट 2013 का है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर याद करना, मैं कराऊंगा, टेंशन मतलब। यहाँ पे कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूँ मैं, क्या पढ़ रहा हूँ अपने दिमाग में रखना, कंपनीज एक्ट पढ़ रहा हूँ, और इसमें क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो अपन बोलेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बोलते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या है, कंपनीज एक्ट में बता दिया गया है जितनी भी कंपनीज है उनके लिए क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होगा। ठीक है,
किस तरीके से होगा, पावर, रूल्स, रेगुलेशन, सब चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे मैं कंपनीज एक्ट में पढ़ा रहा हूँ और अच्छा खासा 10 नंबर तक का वेटेज इसका आने वाला है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139 सेक्शन 139 बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर को मैं कैसे अपॉइंट करूंगा, ठीक है। सेक्शन याद करो, 139 याद किया। 140 में बोला गया रिमूव एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है, रिमूव एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 में आएगा, सेक्शन 114 में जाएगा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, रिमूवल और रिजाइन ऑफ ऑडिटर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है। फिर 139 में जो अपन ने ऑडिटर अपॉइंट किया था, फिर उसको क्या, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, वो सेक्शन 141 बोलता है। 139 में आया, 140 में गया। अब जो 139 में आया था उसको 141 में क्या, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन बताएंगे। मतलब भाई तुमने किसी ऑडिटर को अपॉइंट किया, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी भी गमार को, बीकॉम वाले बंदे को तुमने ऑडिटर बना दिया, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो तुम्हारी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। 141, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 142। 142 में भैया तुमने अपॉइंट तो कर लिया, क्या दोगे, उसकी रेम्यूनरेशन के बारे में बात करेंगे। रेम्यूनरेशन कौन देगा, कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन मतलब उसको पैसा दे दिया, 142 में उसको पैसा दे दिया। फिर 143 में अब हमने क्या, उसको थोड़ा ज़्यादा पैसा दे दिया, उससे बोला भाई झाड़ू वाड़ू भी लगा दिया अगर सुबह सुबह आके, ठीक है। तो 142 में तुमने पैसा दे दिया उसको, एक्स्ट्रा फ्रॉड के भी काम कर देना, ठीक है। तो 143 अगला सेक्शन आया, उसमें बोला बेटा मेरी पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर, मेरी पावर, मेरी ड्यूटीज़, मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, मैं झाड़ू पोछा थोड़ी लगाऊंगा, मैं फ्रॉड के काम थोड़ी करूंगा, मेरी पावर ये है, मेरी ड्यूटीज़ ये। 143 में ये बता दिया गया, मतलब ऑडिटर को बचा दिया गया, उसकी पावर बता दी गई, ठीक है। 144 में बोला गया कि ऑडिटर डू नॉट रेंडर सर्टेन सर्विसेज, ऑडिटर तुम ये सर्विसेज नहीं दे सकते 144 में, ठीक है। फिर 145 यहाँ से कॉमन सेक्शन होगा। 145 में ऑडिटर तुम साइन करोगे ऑडिट रिपोर्ट को। 146 में बोला गया ऑडिटर तुम जनरल मीटिंग को अपॉइंट करोगे। सर आप जनरल मीटिंग को अटेंड करोगे। जनरल मीटिंग का मतलब क्या, वो सब चीज़ें मैं आपको समझा, ठीक है। फिर 147 में पनिशमेंट दे दी, 147 में पनिशमेंट दे दी कि अगर कुछ भी गलती करते हो ऑडिटर तुम्हें पनिशमेंट। फिर 148 तुम्हारा सबसे प्यारा सेक्शन 148, सर इसमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में बता दिया गया, कैसे होगा, कब होगा, क्या नहीं होगा। सिंपल है मेरे दोस्त, याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार और पढ़ा देता हूँ। 139 में ऑडिटर आएगा, 140 में ऑडिटर जाएगा, 141 में जो ऑडिटर आया था उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। 142 में उसकी रिम्यूनरेशन, पैसा वगैरह कितना देंगे। 143 में पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे। 144 में ये सारी सर्विसेज आप नहीं दे सकते। 145 में साइन करेगा। 146 में ऑडिटर अटेंड करेगा जनरल मीटिंग। 147 में पेनल्टी दी जाएगी कुछ भी गड़बड़ की। तो 148 सबसे प्यारा सेक्शन कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, ये सेक्शंस आई होप याद हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से याद करें। चलिए ठीक है, अब मैं तुम्हें सेक्शन नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। कौन सा सेक्शन, 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर हमारा अपॉइंट होगा, ऑडिटर हमारा अपॉइंट होगा। स्लो लग रही है वीडियो तो प्लीज़ स्पीड बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। चलिए ठीक है सर, चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। सर सेक्शन 139 क्या बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। तो दो पहलू हैं इसके, एक होगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक होगा हमारा गवर्नमेंट कंपनी। क्या होगा सर, एक होगा हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, एक होगा हमारा गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो ये चार्ट तुम्हें याद रखना, हो सकता है इसमें से एक आध क्वेश्चन फंस जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, एक होगा गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या सर, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी है जिसमें 51% पैसा लगा हुआ है। 51% पैसा किसका लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का, उसको बोलेंगे गवर्नमेंट की कंपनी, सिंपल, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के 2 सेक्शन याद करना है, गवर्नमेंट कंपनी के 2 सेक्शन याद करना है, ठीक है। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यहाँ पे सेक्शन 139 सबसेक्शन 7, 139 सबसेक्शन 5 याद कैसे करना है सर। सेक्शन 139 तो तुम्हें याद है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, बस। तो यहाँ पे लिखना 6175, 6175 ऐसे याद करना। पहले आएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये चार्ट याद करना है बाबा, पहले नॉन गवर्नमेंट कंपनी और फिर गवर्नमेंट कंपनी, फिर याद रखो 6175, 6175, 6175, फटाफट याद कर लो मेरे भाई, 6175, 6175, फटफट याद कर लो मेरे भाई, फट 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 फटाफट याद करो मेरे भाई, 6175, 6175, ठीक है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 6 में बोला गया पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, फिर बोला गया सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। यहाँ पे भी बोला 7 में बोला गया पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, यहाँ पे बोला सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। पहला ऑडिटर मतलब जब कंपनी बनी तो उसका पहला ऑडिटर हो गया, बन गई कंपनी, पहला ऑडिटर अपॉइंट हो गया, अब उसको चला गया,
उसके बाद कोई भी ऑडिटर अपॉइंट होगा उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। एक ऑडिटर अपॉइंट हो गया, वो चला गया, उसके बाद जितने भी अपॉइंट होंगे उसको बोलेंगे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ तक सर चीज़ें याद है, ठीक है। अब अपन उसके नीचे आते हैं। तो 139 सबसेक्शन 6 में क्या बोला था, नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कि पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा। तो इसमें बोला गया कि जैसे ही कंपनी बनेगी, रजिस्टर हो गई कंपनी, कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट होगा। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता है तो 90 दिन के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा। फिर अगर 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं करता है तो 90 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर करेगा। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, सर ये शेयर होल्डर क्या होता है, आ जाओ मेरे भाई, बता देता हूँ। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर वो बंदा होता है जिसने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, पैसा लगाया, उसको बोलूँगा मैं शेयर होल्डर है। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस कंपनी में पैसा लगाया तो मैं शेयर होल्डर बन जाऊँगा, ठीक है सर। फिर ठीक है, और एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैं हिंदी अपनी शॉर्ट फॉर्म में BOD लिख रहा हूँ, ठीक है। अपने को शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है एग्जाम में, अपने को पूरा का पूरा लिखना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, जो कंपनी को चलाते हैं, चलाने वाला। देखो एक कैडबरी की कंपनी है, मैंने उसमें पैसा लगाया, मैं शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर को मालिक भी बोलते हैं, मेंबर भी बोलते हैं, ठीक है। मेंबर है हम लोग, ठीक है, शेयर होल्डर है। अगर हमने एक शेयर भी खरीदा हुआ, 1 रुपये का शेयर भी खरीदा हुआ है, हम मेंबर हैं, हम शेयर होल्डर हैं, हम पैसा लगाएंगे। लेकिन चलाएगा कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चलाएगा, मैनेजमेंट चलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन देगा मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशंस को चलाएगा। अच्छे से एक और चार्ट बना दे, ये रहे हमारे शेयर होल्डर, ठीक है, ये सर ये शेयर होल्डर है। फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे मैनेजमेंट आएगा, मैनेजमेंट ऑपरेशंस करेगा। ये चीज़ तुम्हें क्लियर हुई कि, ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा, आ जाओ आ देते हैं, ठीक है। पहली चीज़ क्या होगा हमारा, कहाँ गया, एक सेकंड एक सेकंड, चीज़ों को रफ कर दे रहा हूँ मैं। चलो अब देखो तुम, शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डर ने क्या लगाया, कंपनी में पैसा लगाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट को चलाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन, बाप है कि भैया हमें चॉकलेट बनाना है कि नहीं बनाना, ठीक है, हमें यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करना है कि नहीं करना, कितने प्लांट खोलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये काम करना है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट बनाना, तो चॉकलेट कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनवाएगा अपने लेबर से, ऑपरेशन कराएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग टर्म्स हैं, इनको याद रखना है, सिंपल सा केस है। अब फॉर एग्जांपल मैंने भाई चॉकलेट बनाने की कंपनी में पैसा लगाया, मैं कौन हूँ, शेयर होल्डर हूँ, मैं मेंबर हूँ कंपनी का, मैंने पैसा लगाया। मैंने उनसे बोल दिया भाई नहीं, तुम चॉकलेट नहीं बना सकते, तुम और कुछ बनाओ, तुम लैपटॉप बनाओ, तुम कैमरा बनाओ, तुम मोबाइल बनाओ, तुम टीचिंग करो। तो ऐसा कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। शेयर होल्डर के पास ये पावर नहीं है। शेयर होल्डर के पास कुछ कुछ पावर्स है, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से क्या क्या पावर होती है, अभी बताता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है सारी की सारी चीज़ों को, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट कर लेना। अगर तुम नहीं कर पाए तो 90 डेज के अंदर अंदर हमारे शेयर होल्डर्स कर लेंगे, ठीक है। और इसका टेन्यूर, ऑडिटर का टेन्यूर कितना होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, पहली AGM तक। सर ये AGM क्या होता है, आ जाओ बता देता हूँ। देखो 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 देखो, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, इसको मैं प्यार से बोलूँगा AGM, ठीक है, इसको मैं प्यार से बोलूँगा AGM, ठीक है। होता क्या है, तुमने, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, अगर मैं शेयर होल्डर हूँ तो पूरे अप्रैल टू मार्च, अप्रैल 23 से लेके टू मार्च 24 तक पूरे साल कंपनी काम करेगी, ठीक है। मार्च तक काम करके अब इसके बाद विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ, 6 मंथ कहाँ थे, सितंबर तक, इस बीचों के बीच एक मीटिंग रखी जाएगी, उसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब इस मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे, जिसने पैसा लगाया, जो मेंबर्स हैं कंपनी के वो आएंगे, हम जैसे लोग जाएंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, कुछ नई पॉलिसीज रेगुलेशंस कुछ लाना है, कुछ और कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती हैं। बैलेंस शीट रखी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रखा जाएगा, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखा जाएगा, ठीक है। उसमें हमने मैनेजमेंट ने किस तरीके से काम किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किस तरीके से काम किया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएगी। और ये अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स,
अप्रूव करते कि हाँ भाई ये चीज़ सही है। और उस मीटिंग में ऑडिटर भी बैठा होता है, ऑडिटर से कुछ भी सवाल पूछना है, कोई भी डाउट होता है शेयर होल्डर को, वो पूछता है, मैनेजमेंट से पूछता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछता है और ऑडिटर से पूछता है, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, यहाँ पे पूछता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, एक टर्म तुम पढ़ोगे ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख नहीं रहा है तो मैं शायद दिख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है, MEETING, ठीक है, करेक्ट कर लें। ईजीएम बोलते हैं, ईजीएम बोलते हैं सर इसको। क्या बोलते हैं सर? ईजीएम बोलते। सर ये क्या होता है? देखो, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक बार होती है, ठीक है। अब बीच में कुछ रिक्वायरमेंट लग गई कि भाई शेयर होल्डर से कुछ अप्रूव कराना है, ठीक है, तो बीच में क्या करेंगे हम? ईजीएम कंडक्ट कर देंगे, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जहाँ पे हम शेयर होल्डर को बुलाएंगे और कुछ भी चीज़ अपने को एक्स्ट्रा कुछ पार्ट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या चीज़ होती है, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा है जिसको अप्रूव कराना है शेयर होल्डर से, तो उन मीटिंग में जाके अपन क्या कराएंगे? अप्रूव करा देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी एनुअल जनरल। ये भाई लोग लिखते चलना, ये चीज़ें आएंगी। एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, ठीक है। एक होती है फिर बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग छोटी छोटी टर्म्स हैं, यूज़ होने वाली, फटाफट लिखते चलो, स्क्रीनशॉट खींचना है स्क्रीनशॉट खींचो, बट आएंगी काम। एक होती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्या होता है? जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो कंपनी को चलाने वाले हैं, तो बोर्ड मीटिंग करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है, ये कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कभी भी कर सकते हैं, इनके ऊपर रहता है। जब जितनी करना है साल में, जितनी करना है उतनी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम का क्राइटेरिया कि भैया साल में 4 बार तो बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए। ये सब लॉ का पार्ट है, अपना पार्ट नहीं। बस आप समझ लो, टर्म्स वगैरह समझ लो। ये क्या होंगे? डायरेक्टर वगैरह होंगे, मैनेजर होगा, जनरल मैनेजर होगा, CEO CFO वगैरह होंगे, कंपनी के जो मेन जो बंदे होंगे, मैनेजर, जनरल मैनेजर, CEO CFO, ठीक है, ये सब होंगे। बोर्ड ऑफ बोर्ड मीटिंग होगी, वहाँ पर डिसाइड करते हैं क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब करना है, कोई नई ब्रांच खोलना है, नहीं खोलना, क्या करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ये चीज़ से हमारा बोर्ड मीटिंग हो गया। बोर्ड मीटिंग पढ़ा है, जनरल मीटिंग पढ़ा है मैंने, एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ा है, ईजीएम पढ़ा है। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग को जनरल मीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, समझे। और ईजीएम भी पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या बोला गया भाई? हम 30 दिन में जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा तो ये बोर्ड मीटिंग के अंदर करेगा, अकेले डायरेक्टर नहीं करेगा, ठीक है। सिंपल ये चीज़ याद होगी आपको, 30 दिन और 90 दिन, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, पहला जो ऑडिटर है, कंपनी रजिस्टर हो गई, हाँ जी, 30 दिन में या 90 दिन में तुम अपने ऑडिटर को अपॉइंट करो, ठीक है सर, कर लिया सर। अब ये कब तक अपॉइंटेड रहेगा? बोला गया पहला जो ऑडिटर है वो अपॉइंट रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी। मतलब मैंने अप्रैल टू मार्च काम किया, मार्च के बाद 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब मेरे को सितंबर तक मुझे जनरल मीटिंग करना है। मैं आपको बता देता हूँ सर, अप्रैल 23 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, टू मार्च 23, मार्च 24 तक मेरा पूरे साल भर मेरा काम चला, ठीक है। अब इसके 6 मंथ के अंदर अंदर, 6 मंथ, 6 मंथ बोले तो सितंबर 24 तक एक एनुअल जनरल मीटिंग आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। इनके 6 महीने के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा, ये रूल है, ये रूल है हमारे लॉ का, ठीक है। इसके अंदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग आपने क्या की? कंडक्ट कर ली, यहाँ तक। अब इसमें ऑडिटर तुम हट जाओ, पहला ऑडिटर है यहीं तक रहेगा, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब नया ऑडिटर हम अपॉइंट करेंगे, किस साल के लिए करेंगे ये भी तो पता होना चाहिए। अब ये तो एक फाइनेंशियल ईयर तक के लिए ही था, ठीक है। अब अप्रैल 24 मतलब 31 मार्च 24 के बाद जो नेक्स्ट डे होगा ये अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 के लिए नया ऑडिटर आएगा। भले ये आगे जो एनुअल जनरल मीटिंग में हटा, पहला ऑडिटर एनुअल जनरल मीटिंग में हटा, लेकिन जो नया ऑडिटर आएगा वो 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक के लिए आएगा, समझ रहे हैं? मतलब पहला जो ऑडिटर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही रहेगा, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है तो मुझे बता देना, ओके सर, ठीक है। टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, पहली एजीएम तक के लिए रहेगा। फिर आएगा हमारा सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट मतलब दूसरा ऑडिटर, मतलब पहला ऑडिटर हो गया, अब ठीक है वो चला गया। अब या तो तुम उसी को अपॉइंट कर लो फिर से, या फिर तुम दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकते हो। तो बोला गया सब्सिक्वेंट जो ऑडिटर है शैल बी अपॉइंटेड एट फर्स्ट एजीएम, जो पहली हमने एजीएम की थी, पुराने वाले को भगाया, या तो फिर उसी एजीएम में उसी को फिर से अपॉइंट करना पड़ेगा, ये रूल है। अगर तुमने पहले ऑडिटर को हटा दिया, ठीक है, हो गया, या तो उसी को अपॉइंट करो या तो फिर दूसरे बंदे को अपॉइंट करेंगे। तो बोला गया पहले एजीएम में आपको अपॉइंट करना है, ठीक है, और कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस, वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस?
6th एजीएम, पहले एजीएम में उसको अपॉइंट किया और 6वीं एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा। मतलब ये 5 साल होते हैं, कैसे होते हैं बताता हूँ मैं, ठीक है। उसके 6वीं एजीएम के बाद उसको क्या होगा, एंड टिल, ठीक है, फिर आने वाली 6वीं एजीएम तक रहने वाला है वो, ठीक है। वो बता, इसके बारे में अभी मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका जो देखो अप्रैल 23 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ टू मार्च 24 तक, एक फाइनेंशियल ईयर हमारा चला, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर चला, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखते चले जाना, अगर तुम्हें चीज़ें नहीं समझ आए तो लिखते चले जाना, ओके। एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पहला कंपनी, अभी कंपनी के बारे में बात करते, कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा है इसके 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ठीक है, 1 अप्रैल को ही रजिस्टर करा लिया, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर इन्हें अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अब एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, यहाँ पे 6 मंथ के अंदर अंदर, मतलब 30 सितंबर 24 इन्होंने क्या किया, एजीएम रख दी। लास्ट डेट होती है एजीएम रखने की, इसको एजीएम रख दी। यहाँ पे क्या है, पहली एजीएम है। यहाँ पे क्या किया गया, ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया हुआ था इसको क्या किया इन्होंने, हटाया। मतलब ऑडिटर को इसका एक्सपायर हो गया, इसकी टेन्यूर खत्म हो गया, मतलब इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो इसको क्या किया, हटा दिया, रिमूव। फिर हम नया अपॉइंट करेंगे, न्यू कर लो या फिर जो पुराना गया है उसी को अपन ने अपॉइंट करेंगे, ठीक है। हमने ऑडिटर को फिर से अपॉइंट किया, ठीक है। अब जो पहली एजीएम से अपॉइंट हुआ है किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, 1 अप्रैल 24 से लेके टू, उन्होंने बोला है नया वाला अगर तुमने अपॉइंट किया हुआ है तो 6वीं एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा। 6th एजीएम, 6th एजीएम मतलब बोला पहली एजीएम से दूसरा एजीएम, दूसरे एजीएम से तीसरा एजीएम, तीसरा एजीएम से चौथा एजीएम, चौथा एजीएम से पांचवा एजीएम और पांचवा एजीएम से 6वां एजीएम। मतलब ये 5 साल तक के लिए अपॉइंटेड होगा। बात समझना, पहली एजीएम से 6वीं एजीएम तक 5 साल होते हैं, 5 ईयर्स। जब तुम ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो तो 5 साल के लिए तुमको अपॉइंट करना होगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी के अंदर। तो ये कब से कब तक के लिए अपॉइंटेड रहेगा, 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25, 1 साल हो गया। फिर मार्च 26, 2 साल, मार्च 25, 26, 27, 20, 29, मार्च 29 तक ये बंदा अपॉइंटेड रहेगा। 5 साल तक एक ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंटेड रहेगा। पहले एजीएम में आया और 6वें एजीएम तक रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने आगे का भी बोला है कि फिर उसके बाद भी जब आप अपॉइंट करोगे 6वें एजीएम पे तुम्हारा पुराना ऑडिटर जाएगा, फिर तुमको न्यू वाला अपॉइंट किया, ये आने वाले 6वें एजीएम तक रहने वाला। 6th एजीएम से 7th एजीएम, 7th एजीएम से 8th एजीएम, 8th एजीएम से 9th एजीएम, 9th एजीएम से 10th एजीएम, 10th एजीएम से 11th एजीएम, मतलब 11th एजीएम तक रहेगा। मतलब आने वाले 5 साल के लिए रहेगा, ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 5 साल के लिए वह रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा फिर से। तो ये चार्ट फिर से एक बार आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। आई होप सब कुछ दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, बस थोड़ा सा कट रहा है, ये लो देख, थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये लो और देख लो, ठीक है। कंपनी ने अपॉइंट किया पहला ऑडिटर, ठीक है सर, ये पहली बार अपॉइंट होता है 1 साल के लिए होगा, ठीक है। ये चला गया पहले एजीएम पे, फिर से अपन ने नया ऑडिटर अपॉइंट किया तो 5 साल के लिए वह अपॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर से हटेगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए अपॉइंट होगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ये हमारी बुक कहती है। चलो वापस आ जाओ हमारी बुक पर, ठीक है सर, चलो ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी बातें मैं आपको बताऊंगा। नो रेटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन एवरी एजीएम, हर एक एजीएम में फिर अपने को शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं कि हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं, हम इसको अपॉइंट कर रहे हैं। बस आपने अपॉइंट कर लिया एक एजीएम पे, बस ये 5 साल के लिए अपॉइंटेड रहेगा, बस इतनी चीज़ ध्यान रख लो। और इसके रिगार्डिंग में एक नोट मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो अभी पढ़ाता हूँ, 2 मिनट रखो, ठीक है। फिर हमारी गवर्नमेंट कंपनी, तो इसमें बोला गया सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में बोला गया पहला ऑडिटर अपने को अपॉइंट करना है। तो बोला गया अपॉइंट करना है अपने को 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय सीएनडीजी। ये सीएनडीजी कौन होता है, सीएनडीजी का फुल फॉर्म प्लीज लिख लेना, कॉम्पोटोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्पोटोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख लो। कॉम्पोटोलर यहाँ पे लिखता हूँ COMPTROLLER, कॉम्पोटोलर एंड ऑडिटर जनरल, AUDI, ऑडिटर लिखना था तो ऑडिटर लिखा होगा, जी बन गया, ऑडिटर जनरल, ठीक है। ऑडिटर जनरल CNDG इसको बोलते हैं, प्लीज इसका फुल फॉर्म लिख देना। आप CNDG लिख के मत आना, आपको पूरा लिखना है, CNDG नहीं लिखना है। कॉम्पोटोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्पोटोलर है, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, कंट्रोलर भी नहीं है, कॉम्पोटोलर ही है, मैंने सही लिखा है, गलत मत समझना इसको। कॉम्पोटोलर COMP
TROLLER, कंपोट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, C&AG का फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये सर कौन होता है? गवर्नमेंट क्या होता है? देखो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनीज चल रही, तो गवर्नमेंट जो हमारी इतना कंट्रोल नहीं रख पा रही, उसको समझ नहीं आ रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट के। हर किसी बंदे को बुक्स ऑफ अकाउंट थोड़ी समझ आता है, जो कॉमर्स वाला बंदा है उसी को समझ आएगा, है ना। जो हमारी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा तो हर कोई बंदा थोड़ी समझ पाएगा ऑडिट रिपोर्ट को, ठीक है। तो C&AG अपॉइंट किया गया। C&AG बोले तो एक क्या है, एक IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, या फिर जो रिटायर्ड जज होते हैं वो लोग होते हैं। उससे रिलेटेड तुम्हारे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जो C&AG होता है, ये ऑफिसर्स लोग होते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। इनको अपॉइंट किया जाता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाता है। मतलब IAS IPS बन के अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, उसके बाद C&AG बनाया जाता है। 5 साल के लिए होता है शायद, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो इनको अपॉइंट किया गया, इनको बोला गया कि भैया तुम कौन हो? C&AG हो, तुम मेन ऑडिटर तुम हो। तुम क्या करोगे? कंपनी, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज है, उनको तुम सारी कंपनीज के ऊपर हेड हो तुम। जितने भी कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट होना है, गवर्नमेंट कंपनी के जितने ऑडिटर अपॉइंट होना है, तो तुम करो, 60 दिन के अंदर अंदर तुम कर लो। तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेगा, ठीक है। और बाद में जो रिपोर्ट होगी, वो जो गवर्नमेंट कंपनी की जो रिपोर्ट होगी, गवर्नमेंट कंपनी को तो देना है, तुम्हें भी वो रिपोर्ट देगा, जिससे तुम पढ़ो रिपोर्ट को, समझो, कुछ भी गड़बड़ दिक्कत है तो जितने भी ऑडिटर इंस्ट्रक्शन करो, समझा लो, समझा लो नहीं संभालो, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी में क्या बोला गया, C&AG को अपॉइंट किया गया, वो सारी चीजें देखेगा, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। तो बोला गया पहली चीज है कि भाई 60 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट कंपनी के अंदर अंदर पहला जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो 60 दिन के अंदर अंदर C&AG करेगा। C&AG नहीं करता है क्योंकि टाइम नहीं है उस बंदे के पास, बड़ा आदमी, तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर लेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करता है तो अगले 60 दिन के अंदर अंदर हमारा शेयर होल्डर करेगा। सिंपल, क्या बोला गया यहाँ पे, क्या 60 दिन 30 दिन 60 दिन, इस तरीके से याद करो। पहले में क्या था, 30 दिन और 90 दिन, 30 दिन 90 दिन था, यहाँ पे था 60 दिन 30 दिन 60 दिन, 60 दिन 30 दिन 60 दिन, इस तरीके से तुम्हें याद करना, ठीक है। फिर हम जाते सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरफ। किसकी तरफ जाते सर? सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरफ। सर सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरफ जाते हैं, सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरफ जाते हैं सर। थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, शायद तुमको क्या होगा। चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की तरफ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। सर इसमें क्या बोला गया है, C&AG शैल अपॉइंट करेगा ऑडिटर विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल 2000 पहला ऑडिटर तो तुमने अपॉइंट कर लिया था 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 2024 तक, 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक मैं पहला ऑडिटर अपॉइंट कर लिया था। ये 60 दिन 30 दिन 60 दिन के अंदर अंदर। अब 1 अप्रैल 24 से जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने वाला है, मतलब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? हमारा C&AG अपॉइंट करेगा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेगा। कितने दिन में? 180 डेज फ्रॉम द डेट फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब आता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो यार? देखो पहला ऑडिटर था 1 अप्रैल 23 से, ठीक है, 31 मार्च 24 तक। ये C&AG वगैरह ऑडिट कर 60 दिन 30 दिन और 60 दिन, मतलब C&AG करेगा तो कर लेगा 60 दिन में, नहीं किया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, नहीं किया तो 60 दिन में शेयर होल्डर कर लेगा। ये तो एक फाइनेंशियल ईयर का होगा पहला ऑडिटर। अब मैं बात करता हूँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब नेक्स्ट ऑडिटर, मतलब मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट होगा, अब तक जाएगा 31 मार्च 25 तक जाएगा, ठीक है। ये एक फाइनेंशियल ईयर है। अब इसमें बोला गया कि विद इन 180 डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 180 दिन के अंदर अंदर कर लेना, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। तो 180 दिन कहाँ तक होंगे? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक बोला गया है C&AG तुम अपॉइंट कर लेना 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, नेक्स्ट ऑडिटर, ठीक है। ये चीज़ उसने बोली हुई थी तो मैंने आपको समझा दी गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, C&AG 180 डेज के अंदर अंदर आप अपॉइंट कर लेना ऑडिटर को। इसका कंक्लूजन, ये कब तक अपॉइंटेड रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। अब इस साल की जो AGM होगी, मतलब 1 साल के लिए ही अपॉइंट होगा, हाँ जी बिल्कुल। ये वाला हमारा जो पॉइंट था यहाँ पे 180 डेज के अंदर अपॉइंट किया। अब इस साल की जो AGM होगी विद इन 6 मंथ में अपने को करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 30 सितंबर को ही इन्होंने हमारी AGM की हुई है, तो AGM यहाँ तक ही अपॉइंट होगा। अब नया ऑडिटर कब अपॉइंट होगा भाई? अब जो हमारा यहाँ पे तो तुमने हटा दिया ऑडिटर को, अब नया ऑडिटर फिर से अपॉइंट करना पड़ेगा। सर नया ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? यहाँ से बोला गया, कहाँ से बोला गया? 1 अप्रैल 25 से, वही प्रोविजन लगने वाला है। 31 मार्च हो गई, ठीक है, तुमने सितंबर में आके कर रहे हो तो, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 जाएगा, तो बोला गया 180 डेज के अंदर, तो
सितंबर तक तुम नेक्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लेना। तो दिख रहा है, हाँ जी सर दिख रहा है, 30 सितंबर तक नया ऑडिटर अपॉइंट करना, ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है सर, ये कंप्लीट हुआ हमारा, हाँ जी ठीक है। ये पोर्शन रट लेना, इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज़ एक बार इसको देख लो 1 मिनट के लिए, फिर अपन आगे जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, ठीक है सर। चलिए 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 चलिए, 3 केस में लगा हुआ है, देखना इस चीज़ को, एक चीज़ और बताता हूँ तुमको सर। 3 केस में टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, एक एजीएम तक रहेगा, ठीक है। टिल द कंक्लूजन ऑफ एक एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ एक एजीएम, मतलब सिर्फ 1 साल ही चलेगा हमारा ऑडिटर, फिर से अपने को बार बार अपॉइंट करना होगा। लेकिन यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में यहाँ पे बोला गया 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, इससे रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 139 सबसेक्शन 1 से रिलेटेड। क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ है। देखो इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया था, पहला ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना, ऊपर वाला आंसर है, इसका आंसर क्या है, पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना, दिसंबर 18 में, दिसंबर 23 में, ये नंबर में पूछा है, पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट करना, आंसर अपना ऊपर है, ठीक है। ये पूरा चार्ट लिखना पड़ेगा, ये पूरा आंसर है, ये चार्ट है पूरा आंसर, ठीक है। चलो चार्ट फॉर्म में मत लिखना, आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना, ठीक है। अब सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, कौन सा सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, उसमें लिखा गया ऑडिटर शुड प्रोवाइड करेगा रिटर्न कंसेंट दे एंड सर्टिफिकेट टू कंपनी, मतलब समझा रहा हूँ, टेंशन मत लिया करो जीवन में। सर क्या बोला गया, देखो इसके बारे में बात की गई, के बारे में बोला गया कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में ऑडिटर फिर से अपॉइंट हो रहा है पहले एजीएम में, ये 5 साल के लिए अपॉइंटेड रहेगा। जिसमें बोला गया जब भी ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, तो ऑडिटर प्लीज़ तुम एक क्या करो, लिख के एक सर्टिफिकेट दे दो, अपनी लिख के कंसेंट दे दो, एक पेज उठाओ उस पर लिख के दो। क्या लिख के देगा ऑडिटर, ऑडिटर बताएगा कि मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं अपॉइंट हो सकता हूँ सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, बता दूंगा क्या होता है, चिंता मत करो। मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, बता दूंगा क्या होता है, चिंता मत करो, बस ये ऊपर ऊपर से सेक्शन रीड करो, मैं बता दूंगा। मैं क्वालिफाइड हूँ सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ 141 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, ठीक है। और अपॉइंटमेंट मेरी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के हिसाब से हुआ है, इन्होंने एक लिमिट दी है, वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो, इस पॉइंट में मैं वापस आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना, ये चीज़ मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा। और फिर बता दिया, चौथे पॉइंट में लिखेगा ऑडिटर की लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल मैटर्स एज डिस्क्लोज इन सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट, मतलब कुछ लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग, अगर मेरे अगेंस्ट में कुछ, अगर ऑडिटर के अगेंस्ट में कुछ केस वगैरह चल रहा है, कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही, तो तुमने जो भी प्रोसीडिंग वगैरह लिखो, और लिखने के बाद डिक्लेरेशन देना है कि हाँ भाई सब कुछ सही है, जो भी मैंने सर्टिफिकेट में लिखा है सब कुछ सही है, ये लिख के आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तुमने कंपनी को दिया, कंपनी ऑडिटर ने कंपनी को दिया, कंपनी क्या करेगी 15 दिन के अंदर अंदर फॉर्म ADT1, ये ADT1 फॉर्म याद करो, ADT फॉर्म 1 में 15 दिन के अंदर अंदर कंपनी क्या करेगी, कंपनी फाइल करेगी ROC को। सर कौन से 15 दिन, 15 दिन ऑफ अपॉइंटमेंट, जिस दिन ऑडिटर अपॉइंट होगा, देखो जिस दिन ऑडिटर को एजीएम में अपॉइंट होना, तो वो लिख के कंसेंट करके देगा कि 141 सबसेक्शन 1 में मैं अपॉइंट हो सकता हूँ, ठीक है। मैं 141 सबसेक्शन 3 में डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, एक 2 पॉइंट और लिख देगा, 4 पॉइंट लिख के कंपनी को दे देगा, ठीक है। अब कंपनी क्या है, अपॉइंट हो गया, ठीक है। अब 15 दिन के अंदर अंदर एक फॉर्म ADT1 लैपटॉप खोलेगी अपना, ADT1 फिल करेगी और ROC को सबमिट करेगी। सर ये ROC क्या होता है, ROC को मैं बोल सकता हूँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी का रजिस्ट्रार मैं इसको बोल सकता हूँ, कंपनी का रजिस्ट्रार में इसको बोल सकता हूँ। सर ये क्या होता है, रजिस्ट्रार का मतलब होता है देखो एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करके है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है, ये क्या करती है, इसकी वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, www.ministry-of-corporate-affairs पे जाना, ठीक है, वहाँ पे लिखना कंपनी रजिस्ट्रेशन, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल कर देना, तुम्हारी जो भी कंपनी कर दिया, फिर वो जाएगा रजिस्ट्रार के पास। मतलब MCA क्या है, पूरा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, हर एक स्टेट के ROCs बना रखे, मतलब एक एक रजिस्ट्रार बना रखे, जैसे हमारी प्रॉपर्टी होती है, कभी तुम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो तो तुम्हारे रजिस्ट्रार उस पर साइन करता, जब भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, यहाँ पे ऐसा ही ROC है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रार होता है, वो क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करेगा, फिर अप्रूव करेगा कि हाँ भाई इसको अपन कंपनी का रजिस्ट्रेशन देते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये माई बापू है, ठीक है, तो सीधा सा है, ROC को तुम्हें देना है, बस इतना पॉइंट आप ध्यान में रखें, ठीक है सर। यहाँ तक मैं इस चैप्टर अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ, ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। अपन उसमें इसके बाद के चैप्टर्स को, इसके बाद की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ हमारा जो सेक्शन है
मैंने अभी तक एक ही सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 139। प्लीज़ इसको आप रिवाइज करके आए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं चेक कर लूँगा। और हाँ, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, सच बोल रहा हूँ, फटाफट कर लो, जल्दी से पास हो जाओगे। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। रात को देख रहे हो तो हैव अ स्वीट ड्रीम, टेंशन मत लेना, आराम से पढ़ना, रिलैक्स होके चिल्ड होके पढ़ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।